हाय फ्रेंड, दिस रितेश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मेड इंटरेस्टिंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले 12 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट के, और इन 12 लेक्चर्स में मैंने प्राचीन भारत से लेकर के आपको धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि कैसे कैसे हम विकसित होते हैं, कैसे मनुष्य विकसित होता है और कैसे वो सभ्य बनता है, और सभ्य होने के बाद कैसे कैसे अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाता है। सभ्यता को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो कैसे वंश पे तब्दील होता है, अपने वंश को कैसे आगे बढ़ाता है। और कुछ वंश तो इतने ज़्यादा विस्तृत हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फैल जाते हैं, या इतने ज़्यादा राज्य को विस्तृत करते हैं, जैसे कि मौर्य वंश हो गया। उसके बाद अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी इन्हीं में से बेशुमार है, जैसे कि गुप्त काल। अब यदि मैं गुप्त काल की बात करूं तो गुप्त काल में, जो कि 319 से लेकर के 540 एडी तक चलता है। अब हम एना डोमिनी की बात करेंगे, एडी की बात करेंगे। हमने बीसी, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, हमने पीछे छोड़ दिया। अब एना डोमिनी की बात करेंगे, अब हम ईस्वी में बात करेंगे, राइट। हाँ जी सर। तो बात करते हैं गुप्त काल की, गुप्त पीरियड की, गुप्ता वंश, है ना, गुप्ता डायनेस्टी। तो इसके जो फाउंडर हैं वो है श्रीगुप्त। लेकिन मैं शासकों को पढ़ाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शुरुआत वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो के एक आंसर बताना चाहूँगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपको पिछले वीडियो में, उसके आंसर ये रहे। भाई, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की जो प्रथा थी वो किसने स्टार्ट करी, ये मैंने आपसे पूछा था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्हीं ने की थी, जो कि आपका शायद तीसरा ऑप्शन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कि उसका आंसर ये रहा आपके सामने, राइट। हाँ जी। और आज के जो क्वेश्चन होंगे, जिनके आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा, तो इस क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो आपकी स्क्रीन में अब दिख रहे होंगे, है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़िए और इसके आंसर दीजिए मुझे, है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, इनके आंसर बताइए कि क्या इनके आंसर हो सकते हैं या होने चाहिए, राइट। हाँ जी सर। तो चलिए आज के हम वीडियो के आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। Come on, let's do it. तो बात करेंगे गुप्त काल की। तो गुप्त काल में बहुत से ऐसे शासक हुए और उन्होंने बहुत सारी राजनीति भी की, उन्होंने विवाह भी किए और नई नई उपाधि धारण भी की। तो इस तरीके से गुप्त काल आगे चलता है। सर, ये तो आप बता रहे हो, लिखा कहाँ है, एविडेंस कहाँ है, साक्ष्य कहाँ है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक आपको जो भी चीज़ पढ़ाई है उसके मैंने साक्ष्य दिए हैं, एविडेंस दिए हैं। गुप्त काल भी मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको एविडेंस दूंगा, साक्ष्य दूंगा। तो बात करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला पॉइंट ये होता है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो आप बताएंगे गुप्त काल को, क्योंकि जब आप पूरा का पूरा इतिहास पढ़ लेंगे ना, तब आपको स्वर्णकाल याद करने में बहुत दिक्कत जाएगी। जैसे कि अब हम आगे दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं, है ना। दिल्ली सल्तनत के बाद गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर सैयद वंश, इस तरीके से लोधी वंश आते हैं। इस तरीके से वंश आगे बढ़ते हैं। हो सकता है बीच में कट छोड़ दिया मैंने, बट धीरे धीरे ऐसे ही हम पढ़ेंगे और फिर चले जाएंगे मुगल वंश। और इतना सारा पढ़ने के बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इतिहास में स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो आपके दिमाग से टोटली गायब हो जाएगा। तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप फ्रिक्वेंटली चीज़ों को रिपीट करें, रिवाइज करें, तभी आप याद कर पाएंगे, है ना। तो आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि भाई गुप्त काल में जो अभी तक बौद्ध धर्म इतनी तेज़ी से चला आ रहा था, भाई बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 483 मतलब कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद भी
इतनी तेज़ी से बढ़ता है ये कि इसका एक यहाँ पर आके कांस्टेंट हो जाता है ये। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैष्णव धर्म को अपनाया था, मतलब कि सनातन धर्म का फिर से उत्थान हुआ था। एक बार फिर से सनातन धर्म सामने आता है और व्यापक रूप में इसका फैलाव होता है और काफ़ी टाइम तक ये बना रहता है। तो सनातन धर्म में यदि बात करूं तो सबसे लोकप्रिय अवतार वराह अवतार को माना जाता है। और इस समय काल में अभी तक हमको स्टैचू मिलते रहे, हमें मूर्तियां मिलती थी, लेकिन भगवान की जो मूर्तियां मिला करती थी, लेकिन अब मंदिर भी मिलने लगे। उसके जो साक्ष्य हैं, जो देवगढ़ का एक 10 अवतार का मंदिर है, 10 अवतार वहाँ पर रखे हुए हैं भगवान के देवगढ़ में, तो वो एक बेहतरीन नमूना है हमारे गुप्त काल का। उसके बाद मैं बात करूंगा सामंती व्यवस्था की। सामंती व्यवस्था भी गुप्त काल में बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे अपने पीक पर होती है, राइट। अब बात करते हैं कि भाई सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था मगध अपने गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जैसे सोने के सिक्के होते हैं, तो सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता है, चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता है। ये थोड़ा सा रुपए से मिलता जुलता है, लेकिन रुपए नहीं है, रुपये का है, ये रुपये का है ना, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक जाति होती है जो पहली बार सामने आई थी, मतलब गुप्त काल में पहली बार इसका वर्णन किया गया था। तो कायस्थ जाति थी ये। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कायस्थ जाति का विवरण किस काल में मिलता है, तो आप बताएंगे गुप्त काल में। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो भी मैं आपको बताता हूँ ये आप उसे माइंड पर रखिए और बार बार रिवाइज करिए। और ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको आप लिखिए और जितनी बार हो सकता है आप उसे रिपीट करिए, रिवाइज करिए, यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि मंदिरों का निर्माण करवाया गया था इसके शासनकाल में, बहुत सारे मंदिर थे। तो कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो इन्होंने बहुत सारी शैलियों का भी यूज़ किया था। शैली मतलब कि कला, कंस्ट्रक्शन की कला जिसको बोलते हैं आर्किटेक्ट, जिसको आज की भाषा में आर्किटेक्ट उसे बोला जाता है। तो आर्किटेक्ट का काफ़ी यूज़ किया था। तो कौन सी थी, तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत में नागर शैली, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ हुई, नागर शैली। उसके बाद मध्य भारत में वैष्णव शैली। उसके बाद दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे नागर शैली के लिए बारे में पूछता है कि नागर शैली का उपयोग किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप बताएंगे गुप्त काल में, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं अजंता गुफा की। अजंता गुफा भी मैं एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाती है, जैसे कि इसमें ये कहाँ पर स्थित है, तो अजंता गुफा है महाराष्ट्र औरंगाबाद में, राइट। और तकरीबन जब इसकी खुदाई हुई तो 1 से लेकर के 29 गुफाएं इसमें मिलती हैं। जो इसकी 17वीं गुफा होती है वो गौतम बुद्ध के जो जीवन होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने गृह त्याग किया, बौद्ध धर्म में से महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उसके बाद निर्माण हुआ, धर्म चक्र हुआ, इन सब के बारे में उसे बखूबी चित्रण किया गया है। उसमें चित्रात्मक शैली का उपयोग किया गया है वहाँ पे, राइट, पिक्टोरियल ग्राफी जिसे बोला जाता है। उसके बाद एक और वाद्य गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो वाद्य गुफा में भी गुप्त काल के जो जीवन जिन लोगों ने जो जिया था उसको चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया है वहाँ पे। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये जो आपको याद रखने हैं, राइट। यहीं से क्वेश्चन बन करके आते हैं। अब बात करते हैं लिटरेसी सोर्सेज की, मतलब कि साहित्यिक सोर्सेज की, और पुरातात्विक स्रोत की, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। क्योंकि अभी तक हम जैसे ही अब गुप्त काल में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे तो एक से बढ़ के एक हमें राजा का सामना करना पड़ेगा गुप्त काल में। जैसे कि सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर उसके बाद उनके पुत्र घटोत्कच के बाद समुद्रगुप्त के बाद आते हैं हमारे रामगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और आखिरी में आते हैं विष्णुगुप्त तृतीय, जिनको कुमारगुप्त तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। ये आखिरी रूलर होते हैं गुप्त वंश के। इस तरीके से हम पढ़ेंगे और
इन्हीं शासकों को अभिलेखों के द्वारा हमें इनके बारे में पता चलता है कि गुप्त काल में ये शासक थे। तो चलिए उन अभिलेखों के बारे में जानते हैं, उन इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानते हैं। तो पहला आता है महरौली स्तंभ लेख, जो कि कुतुब मीनार में अभी एट प्रेजेंट कुतुब मीनार में है, और वो ऐसे लोहे पर लिखा गया है जो आज तक अभी तक एट प्रेजेंट उसमें जंग नहीं लगी है। सोचिए ज़रा, जो अभी तक एक ऐसा लोहा जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी, अभी भी वैसा का वैसा ही है, कुतुब मीनार में रखा गया है, जो बताता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उसके बाद इसी की पुत्री हुआ करती थी प्रभावती, और प्रभावती के बारे में बताया गया है चूना ताम्र लेख में। उसके बाद बात करते हैं एरण अभिलेख की। एरण अभिलेख भानुगुप्त ने लिखा था, और एरण अभिलेख से ही तो हमें पता चलता है कि पहली सती महिला कौन थी, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे में हमें जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। मैंने जूनागढ़ अभिलेख को कई बार बताया है, तो आज भी मैं बताऊंगा। संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख और संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है जूनागढ़ अभिलेख। ये हमें स्कंदगुप्त के बारे में बताता है, और भीरी गुफा अभिलेख भी स्कंदगुप्त के बारे में ही बताते हैं। उसके बाद बात करते हैं, तो आगे आता है इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद जिसे प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख तो हमने पढ़ा था, अशोक ने लिखवाया था, लेकिन इसमें रीराइट करवाया गया हरिशेन समुद्रगुप्त के द्वारा। हरिशेन नाम का एक राज दरबारी लेखक हुआ करता था समुद्रगुप्त के शासनकाल में, और जब समुद्रगुप्त ने तकरीबन इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो जैसे ही अपनी विजय गाथा का वर्णन करने के लिए कहा गया, तो इन्होंने जो हरिशेन थे, तो उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नाम की एक रचना कर डाली और उसे इलाहाबाद स्तंभ पर लिख दिया। तो इस तरीके से कुछ एक और है बिलसड़ अभिलेख, जो कि कुमारगुप्त के बारे में बताते हैं। कुमारगुप्त का शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय, हमारी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि संस्कृत के लिए काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो कि शासकों के बारे में बताते हैं। गुप्त काल के जितने भी शासक हुआ करते थे उनके बारे में बताया गया, राइट। अब चलिए अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, मतलब कि लिटरेसी सोर्सेस की। तो लिटरेसी सोर्सेस में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है हमारे भारतीय इतिहास के शेक्सपियर। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कालिदास जो थे वो गुप्त काल में ही उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला होगा अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा है रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम और मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमवंशम और कुमार संभवम। ये 7 रचनाएं हैं जो आपको इम्पोर्टेंट, आपको याद रखनी है ना। ये वाकई में आती हैं, क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है, तो आप बताएंगे कालिदास की। बताइए रघुवंशम किसकी रचना है, तो आप बताएंगे कालिदास की। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, वराहगिरी। इनकी जो रचना है वृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका है, राइट। उसके बाद आते हैं हमें आर्यभट्ट की जो रचना है आर्यभट्टयम है। आर्यभट्टयम के बाद सूर्य सिद्धांत के बाद दश गीतिका, 0 की खोज आर्यभट्टयम ने यहीं पर करी थी, राइट। उसके बाद आते हैं कामंदक, जिन्होंने नीति शास्त्र लिखा था। उसके बाद आते हैं उपाध्यापन, जिन्होंने कामसूत्र लिखा था। उसके बाद आते हैं अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश लिखा था। विष्णु शर्मा की जो रचना है पंचतंत्र, वो बाइबल के बाद दूसरे नंबर पे है। तो पंचतंत्र को आप याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है। अब बताइए भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, तो भारत का न्यूटन कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत लिखा था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे सोर्सेस हैं जो हमें गुप्त काल के बारे में बताते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भाई आगे कौन कौन से रूलर हुए, है ना। तो क्योंकि रूलर्स के बारे में हम एकदम से ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सीक्वेंस वाइज। ऐसे में क्या आपको भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में और समझाने में भी मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट तो एटलीस्ट ज़रूर करिए, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए भाई, ऐसे थोड़ी चलता है यार। आप लोग मज़े लेने के लिए देखते हो क्या? कमेंट्स करिए, है ना। चलिए तो थैंक यू वेरी मच आखिरी तक बने रहने के लिए।